ऑल राइट, क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो क्या चल रहा है। वैसे तो ये प्रीमियर है बट हम फिर भी लाइव वाली फील लेंगे। आप चैट बॉक्स में करते रहो कमेंट, क्योंकि प्रीमियर के टाइम पे मैं आऊंगा। तो क्या हाल चाल चल रहे हैं बताओ। सब तो पहले सब बढ़िया। और उसके अलावा बहुत बहुत सारी बातें करनी है यार, आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। आज कल कल लाइव स्ट्रीम गलती से हो नहीं पाई थी। कल थोड़ा सा इश्यू आ गया था। ऑल्दो मैंने लाइव स्ट्रीम शेड्यूल की थी बट वो डेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए आज होगी लाइव स्ट्रीम। भाई जितने भी लोग देख रहे हो, रात्रि, मध्य रात्रि नहीं, रात्रि होगी वो, रात्रि 10 से 11 बजे पहुंच जाना सबके सब। ठीक है, बड़े मजे करेंगे, क्विज करेंगे। और आज जो हम क्विज करने वाले ना, वो मैं सोच रहा हूं कि हम उसको ज्यादा वाइड करते हैं। वाइड मतलब कैसे कि केवल एक चैप्टर नहीं रखते। अभी तक हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए, तो 3-3 चैप्टर की थोड़ी 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 क्विज करते हैं और ऐसे करके रिवीजन कर करके निपटा के खत्म कर देंगे। ठीक है। और उसके अलावा स्पेशल क्लास भी आ जाएगी। मतलब आप जो 4 से 5 अभी देख रहे हो ना, 5 से 6, ये जो 4 से 5 तो प्रीमियर है, 5 से 6 में लाइव आ रहा हूं, तो वहां भी आ जाओ। लाइव कैसे आओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी स्पेशल क्लास की, मेरे अनअकैडमी की प्रोफाइल की भी लिंक है, तो वहां पे जाके फॉलो कर लेना, तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। उसके अलावा कैसे आना है, बस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके पहुंच जाना। 5 से 6 क्या करेंगे, इज मैटर अराउंड प्योर, जो हमने पहले पढ़ा है ना वो थोड़ा सा डिले हो गया, बट इज मैटर अराउंड प्योर उसकी एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी कैसे सॉल्व करेंगे भाई, बिल्कुल चम्मच से सॉल्व करवाएंगे। एक क्वेश्चन आएगा और मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे करना है, और उसके अलावा टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगा कि आप इसको याद कैसे करोगे। ऐसे टिप्स जैसे मैं देता हूं ना, जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे उसको हम, क्योंकि जीवन से ही रिलेट कर देंगे। जीवन को कोई कैसे भूल सकता है। ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट। तो आपका स्वागत है अनअकैडमी फाउंडेशन एंड एनटीएससी चैनल के ऊपर। ठीक है, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं पहले हम चैनल का, उसके बाद हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अबाउट मी के बारे में कि भैया हम कौन हैं, अरे हम कौन हैं भैया। अबाउट मी, मैं हूं अबाउट मी, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। तो आई एम अ मोटिवेटर, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम एन एजुकेटर, आई एम अ सीनियर मोर देन अ टीचर। इसका मतलब क्या होता है, अरे देखो थोड़ी सी लिंक टूट गया यार, देखो मजा नहीं आया, बट कोई बात नहीं। सीनियर मोर देन अ टीचर का मतलब समझते हो, सीनियर मोर देन अ टीचर, इसका मतलब ये है कि हम ऐसे ऐसे नहीं आते हैं, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी दिस चैप्टर दैट चैप्टर। अरे नहीं, अरे मजे लूट के काम करेंगे। कैसे करेंगे, मजे लूट के काम करेंगे, तो मजे लूटते जाओ। ठीक है। और हमने क्या क्या किया, मतलब मैंने क्या क्या किया, छोड़ो। आई हैव स्कोर्ड 9.4 सीजीपीए इन क्लास 10 सीबीएसई, यस 91.4% इन क्लास 12 सीबीएसई पीसीएम। सबसे इंपॉर्टेंट, काफी लोग इससे भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, बट कोई बात नहीं। क्यों, ऑल यूजिंग स्ट्रेटेजीज। इसका मतलब, अरे अब तो पता ही चल गया होगा, कब से तो देख रहे हो वीडियोस। अरे ऑल यूजिंग स्ट्रेटेजीज मतलब हमने स्ट्रेटेजी को थोड़ा ज्यादा महत्व दिया एज कंपेयर टू किताबों से। मतलब अरे हमने केवल किताबी कीड़ा बन के पढ़ाई नहीं की। What we have done is we have strategized our work, we have organized our work, how to study, when to study, how much to study, because सब कुछ पढ़ के भी एग्जाम में नंबर ले ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, उसकी कलाएं होती है कि कैसे नंबर लाओगे। तो कैसे पता चलेगी आपको, ये बताएगा कौन, ये भाई साहब, ठीक है, जिनका नाम है प्रणय चौहान। कौन है ये पता नहीं। एनीवेज लेट्स मूव ऑन। तो ये हमारे पास में अभी हम क्या करते हैं, अभी हम टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं कि भाई हमारे पास में इसमें क्या क्या होने वाला है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स मतलब हमारे पास में क्या क्या होगा। हम आज जो चर्चाएं करने वाले हैं वो करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉडल्स ऑफ एटम, हाउ टू, अरे एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, सुनो मेरी बात। अरे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताना तो भूल ही गए, एनर्जी खत्म नहीं करना है। एनर्जी बूस्ट कैसे करते हैं, मैं खुद को बोलूंगा कि मैं सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हूं, मैं सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हूं। उस दिन लाइव सेशन में सबकी एनर्जी कितनी बूस्ट हो गई थी। ऐसी एनर्जी अगर तुम लोग को भी बूस्ट करनी तो लाइव सेशन में आया करो 10 से 11 बजे, बहुत मजा आएगा। हाउ टू फाइंड वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं भैया, और सेशन रिकैप। ठीक है, थोड़ा बहुत रिकैप ले लेंगे। अभी हम चले जाते थोड़ा सा ऊपर कोने में और इसको बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये जो अनअकैडमी फाउंडेशन एंड एनटीएससी वाला जो प्रोग्राम है, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म कौन सा है इंडिया का, अनअकैडमी। अनअकैडमी, तो ये इसकी ऐप में ये जो इसका जो पूरा प्रोग्राम है, जो पूरा का पूरा आपको कोर्स देखने को मिलता है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, अरे भाई अथाह चीजें हैं। अथाह का मतलब समझते हो, बहुत बहुत चीजें, मतलब दुनिया भर का मटेरियल है। टॉप एजुकेटर्स हैं अपनी अपनी फील्ड में, बहुत कमाल कर चुके हैं। ठीक है, वो ठीक है तो टॉप एजुकेटर से बहुत सारे। उसके अलावा आपको लाइव क्लासेस रोज डेली, बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ में लाइव क्लासेस, प्रॉपर स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, प्रॉपर आपको स्ट्रेटेजीज देखने को मिलेंगे, आपको पूरे अलग अलग टाइप के वीडियोस देखने को मिलेंगे, इंटरेक्शन, लाइव लेक्चर, सॉल्विंग, टेबल टूट जाएगी आप, ये वो सब कुछ। ठीक है,
और ये सब कहां होगा? ये सब होगा इस एप्लीकेशन के ऊपर, इस समाधान के ऊपर। इसको जाओ इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करना टोटली फ्री है। मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड करना भी फ्री है। स्पेशल क्लासेस पे जरूर आना, लाइव होगी और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सब्सक्रिप्शन, अरे भैया सब कुछ, इतना सब कुछ मिल रहा है तो ये कितना महंगा है, कितने का है? अरे भैया एक महीने का लेते हो अगर तो ये पड़ता है 3,500 रुपए का। ठीक है, कोई महंगा नहीं है ये भी। बट अगर आप वहीं पे 24 महीने का ले लेते हो, यानी कि अगर आप नवीं कक्षा और 10वीं कक्षा 9th एंड 10th दोनों के लिए ले लेते हो तो ये सिर्फ पड़ेगा 875 पर मंथ। 875 पर मंथ बस। अरे और डिस्काउंट है भाई, और डिस्काउंट कैसे? अगर ये कूपन कोड यूज करोगे मेरा PC001 तो आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। 10% डिस्काउंट का मतलब ये कि यहां पर आपके फ्लैट करीब करीब 3 से 4 हजार रुपए बच जाते हैं। 3 से 4 हजार, और ये पड़ता है 788 पर मंथ। ये 788 पर मंथ का मतलब क्या हुआ? अरे भाई ये तो हो गया 25 रुपए प्रतिदिन। ओ, ये तो मेरी मोमोज की प्लेट से भी सस्ता निकला। और क्या भाई, मोमोज की प्लेट से सस्ते एक सब्सक्रिप्शन में आपको दुनिया भर का मटेरियल मिल रहा है, उससे ज्यादा और क्या लोगे? 18,900 का। इसको भी आप EMI में पे कर सकते हो, चाहो तो 6 महीने 9 महीने की नो कॉस्ट EMI कर सकते हो। अगर आपको 9, 10, 11, 12 का सब्सक्रिप्शन लेना, ये मेरा फेवरेट है। ठीक है, 4 साल का सब्सक्रिप्शन है। 4 साल मतलब आज आपने लिया 9th में, 12th तक आपको कोई जरूरत नहीं इधर उधर भटकने की, एक जगह बैठ गए, खत्म। और इसका क्या सिस्टम है? ये एक महीने का 2250 का मिलेगा। ठीक है, कब? जब आप एक कूपन कोड यूज करोगे, ये डिस्काउंटेड प्राइस है, अदरवाइज आपको 2500 का मिलेगा। ठीक है, 10% ऑफ सब पे लगा हुआ है। बट मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूं? मैं आपको रिकमेंड करता हूं आप जाओ यहां 48 मंथ्स मात्र 36,000। ये भी 750 पर मंथ के हिसाब से 25 रुपए प्रतिदिन हुआ। ठीक है, 25 रुपए प्रतिदिन हुआ। 36,000 का मतलब, अरे महंगा लग रहा है? अरे भाई मेरी बात सुनो, जितने बहुत सारे जो ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस है ना, उनकी एक साल की फीस भी इससे डबल होती है। इससे डबल एक साल की फीस, और आपको 4 साल का मिल रहा है, उसके भी 50% या और 40% प्राइस पे। केवल आधे गुना में आपको 4 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। कहीं नहीं जाना है आपको, मटेरियल सब अवेलेबल है, नो कॉस्ट EMI अवेलेबल है 6, 12, 24 महीने के सब्सक्रिप्शन के लिए। और अगर आपने नवी इन केस कर ली हो कंप्लीट, तो मैं आपको वापस से नवी पढ़ने का रिकमेंड तो करूंगा नहीं, तो फिर आप वाला सब्सक्रिप्शन उठाओ। मात्र 28,800 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, और ये है 36 मंथ्स का, 3 साल, 10th, 11th, 12th का। ठीक है, ये आप कूपन कोड यूज करोगे PC001 तो आप ये ले लोगे और ऐसे ही हमें सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये जो मजेदार चीजें देते हैं ना, इतनी जो एनर्जी में लगाता हूं, उस एनर्जी को थोड़ा सा सपोर्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट आज जाओ चर्चा करते हैं। अब हम हमारे ऊपर आते हैं मेन कंटेंट पे। क्या है मेन कंटेंट? अरे डेली लाइव क्लासेस 10 से 11 डेली लाइव करते हैं, मजेदार इंटरेक्टिव क्विज। मजेदार का मतलब अरे बहुत मजा आता है। ठीक है, मैं लाइव चैट पढ़ता हूं आपके जो भी डाउट्स होते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड, नॉन पढ़ाई से रिलेटेड भी, जैसे कि मान लो कि आपको कंफ्यूज हो रहे हो, या फिर आपको ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या आपको थोड़ा सा मतलब ऐसा अच्छा फील नहीं हो रहा, लो फील कर रहे हो, या फिर आपको डर लग रहा है एग्जाम से, या फिर आप स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पा रहे हो काम को, ये सारी बातें आप कहां डिस्कस करोगे? 10 से 11 के लाइव क्विज में। आखिरी लाइव सेशन होगा 10 से 11 का। मस्त बैठना, चिल करना और क्विज देते जाना, क्वेश्चंस पूछते जाना। डेली लेक्चर 4 से 5 तो आ ही रहे हैं। ठीक है, ये 4 से 5 तो डेली मैं पूरा कोप अप कर रहा हूं। और ज्वाइन माय स्पेशल स्पेशल क्लास ऑन अनअकैडमी ऐप फॉर एक्सक्लूसिव कंटेंट। मतलब कि हर ये इतना भी आग कंटेंट जो आ रहा है ना, इतना मस्त वाला, ये सिर्फ यूट्यूब पे नहीं है। यूट्यूब पे तो इसका बस कुछ परसेंट है, बाकी मेन कहां है? बाकी ये मिलेगा आपको अनअकैडमी ऐप पे, मेरी स्पेशल क्लास में डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये क्या है? ये भी फ्री है भाई, कोई पैसा नहीं देना इसके लिए। All right, let's move to the chapter. एनर्जी सब बढ़ा लो अभी। ठीक है, हाई एनर्जी, बिल्कुल ऐसे बूस्ट हो जाए। यस नेक्स्ट, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बोले तो एटम्स की विस्तृत चर्चा। अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा? जल्दी से रिवाइज करो तो बेटा। इज मैटर और नॉट अ स्फीयर, चलो वो तो हो गया। उसके बाद कौन सा चैप्टर था? कौन सा था बे? मैं भूल गया। चैप्टर था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें हमने पूरा डिस्कस किया था। यहां पे हमने पहली बार एटम से इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, पहली बार हमको पता चला कि अच्छा एटम में ये होता है, अच्छा मॉलिक्यूल्स में ये होता है। इस चैप्टर में हम सिर्फ एटम्स की बात करेंगे, एटम्स को भी खोद के निकालेंगे। पहले हमको क्या पता चला? पहले हमको पता चला कि भैया एटम्स आर द स्मॉलेस्ट एंटिटी। ठीक है, एक सेकंड, हमारी दूसरी साइड, या स्मॉलेस्ट एंटिटी बोले तो मतलब इससे छोटा कुछ भी नहीं है दुनिया में। मेरे अंदर की अगर मैं इस फोन का चूरा कर दूं, पूरा चूरा तो नहीं, बट हाँ इसकी सबसे छोटी बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम्स है। कल हमने बिल्डिंग का एक एग्जांपल दिया था भाई। ये मॉलिक्यूल्स एटम्स में कंफ्यूज हो ना, मेरा पुराना लेक्चर देख लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, जैसे घर बनाने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ती है, तो ईंट क्या हो गए? बिल्डिंग ब्लॉक्स। अरे बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है।
तो एटम्स क्या हो गए? बिल्डिंग ब्लॉक्स, स्मॉलेस्ट एंटिटी, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंटिटी मतलब इससे छोटा कुछ नहीं है। एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यही सबको बना रहा है। मेरे अंदर भी एटम्स ही हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है अगर एटम्स नहीं होते तो। ये मेरा सिर, ये सिर जो 2-3 पिंपल आ गए, वो सब बाल, कपड़े, माइक, बॉटल, ये बॉटल हमारी बिल्कुल हमेशा रहती है साथ में, सब एटम्स हैं, सब के सब एटम्स हैं। ये बॉटल जो है, इसमें कौन से एटम्स हैं बताओ जल्दी? कॉपर के एटम्स, Cu, ठीक है, कॉपर बॉटल है तो इसमें एटम्स कौन से? कॉपर के एटम्स है, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंटी है। और हमने एटम्स के बारे में और क्या क्या पढ़ा था, देखो विस्तृत चर्चा करने वाला हूं मैं, तो उसके पहले आपका जो बेसिक जो दिमाग है उसकी फील लाने के लिए मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगा व्हाट्स गोना हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। एटम्स क्या थे? स्मॉलेस्ट, ठीक है। इसके बाद में हमको और क्या पता था कि एटम्स जो हैं वो क्या है? अरे इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल पार्टिकल्स, इनडिविजिबल पार्टिकल्स बोले तो अरे एटम्स को और तोड़ नहीं सकते, ठीक है। इस कॉपर की बोतल को पूरा तोड़ने के बाद जो मुझे आखिरी में सबसे छोटा स्ट्रक्चर मिलेगा वो मिलेगा कॉपर का एटम। अब इस एटम को मैं फर्दर तोड़ नहीं सकता, मैं इसको ऐसा नहीं कर सकता कि मम्मी लाओ चाकू दो, तो मम्मी पूछेगी क्यों? मम्मी वो एटम काटना है, मम्मी एक चांटा देगी उल्टे हाथ का। एटम नहीं काट सकते बिटवा ठीक है, एटम स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, एटम से छोटा कुछ भी नहीं। इसको और कैसे तोड़ोगे? सब टूटने के बाद तो एटम मिला है, ये और नहीं टूटता, ठीक है, ये हमने पढ़ा था पिछली बार। और एक चीज पढ़ी थी कि इंडिस्ट्रक्टिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है, और प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी भाई उसमें, मैं आपको वो भी रिवाइज करा दूंगा, क्योंकि वो जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार याद करना, बार बार सुनते रहोगे ना तो याद रहेंगी, कभी भूलोगे नहीं जीवन में। और मैं यही करता हूँ, एक ही चीज को बार बार इसलिए बोलता हूँ, इसलिए नहीं बोलता हूँ कि मैं भूल जाऊं, इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग कभी ना भूलो। ये क्यों लिख दिया मैंने फॉर नो रीजन मैं ये लिख रहा हूं, क्या हो गया ये ठीक है, इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल, इसका मतलब इनडिस्ट्रक्टिबल, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वही बताया मैंने, इसको वेट के काट नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे उस पर हथौड़ा मारोगे तो टूटेगा नहीं, अरे क्योंकि एटम वो सबसे छोटा है, वो टूट ही नहीं सकता, ठीक है, इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स। और भी हमने चीजें पढ़ी थी, और हमने क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, याद है? बीएटी मिस्टर डेल्टन ने जो दी थी हमको, उन्होंने बोला था कि, मैंने आपको रिलेट भी इतना शानदार करके बताया था भाई, वो नहीं देखा तो मिस कर लोगे जीवन, ठीक है, वो देख लो, मैंने इतना शानदार असल जीवन से रिलेट करके बताइए चीजें आपको कि आप कभी भूलोगे नहीं। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड, या नीदर, जो भी आप बोलना चाहो ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड मतलब इस दुनिया में, सुनो मेरी बात, इस दुनिया में आप एटम्स को ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब आपने बोला भैया एक कप था, मैं इसको फोड़ दूं तो, अरे फोड़ोगे तो भी तो रहेगा ना, टुकड़े तो रहेंगे ना, अरे पूरा चूरा करके हवा में उड़ा दो तो हवा में तो जाएंगे ना, डिसअपियर कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, डिसअपियर इस दुनिया से कुछ नहीं हो रहा है। ये इसको तोड़ दिया ना आपने पूरी तरह से करके, हवा में भी उड़ा दिए इसके सारे पार्टिकल्स, तो भी हवा के अंदर एटम्स रहेंगे, और अभी भी हवा के अंदर कितने सारे एटम्स है सोचो, अभी आपको दिख नहीं रहा है कि क्यों? क्योंकि एटम्स बहुत छोटे छोटे, अरे हो सकता है कि ये देखो ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, ये कार्बन डाइऑक्साइड का एटम है, ये दूसरी गैस है, पता नहीं कौन सा, ये कौन सा एटम है पता नहीं, इसको नहीं जानता मैं, अरे ये वाला एटम है, अरे ये किसी ने धूल उड़ा दिया उसका एटम है, अरे ये कौन सा एटम है, अबे तू कौन है बे? ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन फिर से आ गया, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, बट है इतने सारे, ठीक है देखने मत लग जाना हवा में खड़े होकर देख रहे हो एटम कैसा है ठीक है, तो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हमने ये चीज पढ़ी थी, ऑलराइट तो और हम क्या चीजें करने वाले हैं, क्या चर्चाएं करने वाले हैं, इसके पहले मैं आगे जाऊं, कुछ चीजें और बता दूं आपको कि अभी देखो, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम अगले कुछ मिनट्स में, अब देखो, अब मैं बताता हूं क्या करने वाले हैं हम, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मॉडल्स देखने वाले हैं। मॉडल्स बोले तो क्या, मॉडल्स क्या होता है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, थॉमसन मॉडल एटम नाम तो सुना, बट मॉडल का मतलब ये कि उनके हिसाब से स्टडी क्या थी। मॉडल मतलब एक तरह से स्टडी, मतलब उन्होंने जो ध्यान लगाया, उन्होंने जो निकाल के दिया कि भैया एटम में ये होता है, तो वो उनकी स्टडी थी, वो उनका मॉडल बोलते हैं हम, ठीक है। जैसे कि भैया कि एक आपको क्या करना है, एक वेबसाइट बनानी है, तो आप वेबसाइट का एक मॉडल बना के दो यार, मॉडल बना के दो मतलब कि वही स्ट्रक्चर, स्टडी बना के दो कि भाई आपके वेबसाइट में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, उसको हम बोलते हैं मॉडल, ठीक है। तो ये चीज होती है मॉडल, तो हम मॉडल्स ऑफ एटम्स पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा हम क्या करने वाले हैं, उसके अलावा मैं आपको कुछ चीजें पहले ही बता देता हूं, तो हम है ना अभी हिस्ट्री में पीछे से आगे आ जाने के बजाय आगे से पीछे जाने वाले हैं, ठीक है, मतलब पहले से आगे नहीं आएंगे हम आगे से पीछे चलेंगे,
ठीक है, आगे से पीछे का मतलब मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि एटम में क्या क्या होता है, उसके बाद में आप समझोगे अच्छे से कि अच्छा थॉमसन भैया ने ये बोला था, अच्छा रदरफोर्ड भैया ने ये बोला था, अच्छा बोहर भैया ने बोला था, मतलब कि उन्होंने क्या क्या चीजें मिस कर दी थी उस टाइम पे। और अभी जो हमारे पास में स्ट्रक्चर है, देखो मेरी बात सुनो, एक चीज बताता हूं, मैं थोड़ा बाहर आऊं, ठीक है, बीच बीच में आपको से बाहर निकालता हूं अपने फोन की स्क्रीन से और थोड़ा सोचने का बोलता हूं। जब ये थॉमसन, रदरफोर्ड सर, गोल्डस्टीन सर, जितने भी लोग साइंटिस्ट वगैरह थे, केमिस्ट वगैरह थे, केमिस्ट्री के फील्ड में जो थे, जब इन्होंने डिस्कवरी नहीं की थी, डिस्कवरी नहीं की थी, उसके पहले भी तो चीजें एग्जिस्ट हो रही थी। तो उन्होंने डिस्कवरी की, तो क्या गारंटी है कि अभी आने वाले सालों में वही रहेगा? क्या पता 50 साल में कुछ और चीज निकल जाए, क्या पता 100 साल बाद हमको आके कोई ये बोल दे कि भाई एटम जैसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, ये तो बस लाइट है, ये तो बस लाइट स्टॉप हो रही है आपकी, या ये तो बस बाउंसिंग ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, जो भी है। सोचो कुछ भी हो सकता है। आज से 50 साल बाद किसने देखा जीवन, 100 साल बाद किसने देखा? हम तो रहेंगे भी नहीं, हमारे पोते पर पोते पढ़ेंगे नए नए मॉडल ऑफ एटम्स। क्या पता आप में से कोई एक नया मॉडल निकाल दे, तो फिर बच्चे पढ़ेंगे मोहन्स मॉडल ऑफ एटम। कितना मजा आएगा, सोचो कुछ ऐसा कमाल करके बता देंगे तो हम ठीक है। तो ये मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि भैया एटम क्या होता है, कैसा दिखता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है एटम का, मैं आपको ये अभी बता देता हूं। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि बीच में होता है न्यूक्लियस, ठीक है, बीच में जो वस्तु होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और भी जगह पढ़ा है आपने, कहां कहां पढ़ा है? अरे बायो में कभी ना कभी पढ़ा होगा। बायो में क्या होता है, सेल का एक न्यूक्लियस होता है, सेल का एक न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, सबसे सेंटर में होता है वो, ठीक है। वैसे ही यहां पे एक होता है न्यूक्लियस, ठीक है, सेल के अंदर। और क्या क्या होता है उस न्यूक्लियस के, अब देखो ये एटम के कुछ तो रेडियस होती है, हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अरे एटम की रेडियस को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस ये होगी। अरे थोड़ा गंदा दिख रहा है बट कोई बात नहीं, उसको सर्कल मान लो। और ये जो एटम होता है ना, पहले तो ये एटॉमिक रेडियस हो गई, ये तो एटम की बाउंड्री हो गई, ठीक है, इतना बड़ा है हमारा एटम। अब ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके अराउंड कुछ ऑर्बिट्स होती हैं। ऑर्बिट्स बोले तो वो खाने वाली नहीं, ऑर्बिट्स बोले तो मतलब कुछ एक्सिस होती है, एक्सिस मतलब सर्कुलर एक्सिस होती है, जिसके अराउंड कुछ चीजें घूम रही हैं, गोल गोल लगातार घूम रही है। उन चीजों को जो घूम रही है उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं, न्यूक्लियस बीच में है और न्यूक्लियस के अंदर आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम प्रोटॉन्स बोलते हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी और इसके बारे में डिस्कस मैं बाद में करने वाला हूं, आपको क्लियर समझ में आएगा। बट अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि बीच में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हाँ, जो बीच वाला पार्ट होता है हमारा न्यूक्लियस, उसके अंदर आप वो पॉजिटिव, उसके अंदर आपको ये चीजें मिलती है जिनको हम प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाली चीज हो गई, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। और उसके अलावा इस ये जो एटम का न्यूक्लियस है उसके अराउंड कुछ ऑर्बिट्स होती हैं जिसमें कुछ चीजें रिवॉल्व कर रही होती है जिनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज होता है। ये कुछ कुछ चीज़ मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में फिर से बताऊं तो आपको याद रहे, इसलिए मैं बार बार चीजें इसलिए बताता हूं कि आप वीडियो इस तरह से देखो कि वीडियो देखने के बाद अगर आप थोड़ी देर भले ही ना भी पढ़ो तो आपको याद रहे एटलीस्ट। और ये जो प्रोटॉन्स होते हैं इन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पी पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा एटम, मोटा मोटा इस तरीके से होता है, ठीक है। अब ये किसके जैसा दिख रहा है आपको? अरे ये सोलर सिस्टम जैसा नहीं दिख रहा? अरे सोलर सिस्टम जैसा दिख रहा है, अरे हाँ ये सूरज है, ये सूरज के आसपास हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये अर्थ, ये मार्स या जो कुछ भी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न वगैरह ये सब रिवॉल्व कर रहे हैं। सेम वैसे ही अरे यहां पर सन क्या है? यहां पर सन हो गया आपका न्यूक्लियस, और जो घूम रहे हैं प्लैनेट्स वो क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या? हाँ, मगज में आया? ऑल राइट, अगली चर्चा पे चलते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स भी डाल रखे हैं मैंने कि मैं पॉइंट्स उनको बता दूं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके जीवन में, जो मैंने स्लाइड्स में ना लिख रखे हों, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास में खैर इतना ही है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, सोलर सिस्टम वाला सिस्टम हो गया हमारा पूरा। आते हैं अब हम डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ एटम्स। डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ एटम्स, क्या क्या डिस्कवरियां हुई, क्या क्या डिस्कवरीज हुई फील्ड ऑफ एटम्स में। पहली डिस्कवरी ये हुई, अभी मैं आपको बता रहा हूं ना धीरे धीरे, ये हम कहां कर रहे हैं, अभी भी हिस्ट्री में हम आगे से पीछे आ रहे हैं। ये तो अभी जो हमको पता है ना वो चीजें बता रहा हूं मैं कि डिस्कवरी कैसे कैसे हुई, कि पहले क्या सोचा था लोगों ने, फिर बाद में क्या निकला, फिर उसके बाद में क्या निकला, फिर अभी हम क्या मान के चल रहे हैं, ठीक है। मैं तो यही बोलता हूं मान के चल रहे हैं, मैं, है ना, आप कंफ्यूज मत होना। बट बुक में ऐसा लिखा है कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा है, बट मैं यही मानता हूं कि हम बस ऐसा मान के चल रहे हैं
क्योंकि ये डिस्कवरी भी पिछले कोई हजारों सालों से नहीं हुई है, पिछले 100-200 सालों में हुई है, और जीवन कब से हजारों करोड़ों सालों से चल रहा है। तो सोचो कितनी सारी चीजें होंगी जो अनडिस्कवर्ड है। मतलब अभी जो साइंस है ना, चलो बाहर आओ, फिर से बाहर आओ, बाहर आओ। ये जो साइंस है ना अभी हमारा, उसने सिर्फ 0.01% चीजें ही डिस्कवर की है जीवन की, और कितनी सारी चीजें डिस्कवर नहीं कर पाए वो। ठीक है, कर पाए मतलब टाइम लगता है भाई, ऐसा नहीं होता कि आप बोल दो कि जाओ डिस्कवर करके आओ, तो बेटा जा 2 मिनट वो डिस्कवर करके आ जरा, एटम के स्ट्रक्चर, एटम के डिस्कवरी, ऐसा कोई नहीं बोलता है। ठीक है, तो डिस्कवरी की बात कर रहे थे। अर्लियर इट वाज कंसीडर्ड दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी, स्मॉलेस्ट आना चाहिए यहाँ पे, बट देन इट वाज फाउंड दैट इट आल्सो कंटेन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अरे भैया अभी तो आपने बताया था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट होता है, तो ये क्या कर दिया? अरे भाई देखो, वो ऐसा है, एटम इज इनडिविजिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल, बट एटम हमको पहले के जमाने में हमको एटम के अंदर का कुछ भी नहीं पता था, हमको लगता था कि बस एटम ही है जो है। बट धीरे धीरे साइंस इतना एडवांस हुआ कि उसने एटम के अंदर भी खोज निकाल ली, एटम के अंदर भी घुस गए, वो जो पहले से ही जो सबसे छोटी चीज है उसके अंदर भी घुस के निकाल लेगा उसके अंदर क्या क्या है। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं जो एटम के अंदर होते हैं उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। ये क्या क्या होते हैं? ये होते हैं न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, कैसे भाई? प्रोटॉन्स यहां होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं साथ में, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, इसके अंदर हमारे पास में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास में न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब मोटा मोटा समझो तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। तो एक तरह से जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत एक तरह से एक वेट सेंटर बन जाता है। वेट सेंटर बोले तो अरे भाई सबसे ज्यादा वजन वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है पूरे एटम के अंदर। धीरे धीरे और समझोगे, नहीं नहीं नहीं, लोड नहीं लेना, लोड नहीं लेना, लोड नहीं लेना। ठीक है, क्या बताया मैंने ये बताया कि एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स और होते हैं। जो न्यूक्लियस बताया मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले, उस न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, वैसे जो न्यूट्रॉन चीज होती है ना वो जीरो चार्ज की होती है, ये न्यूट्रल होती है, इसलिए हम इसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। न्यूट्रॉन क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें होती है जो एटम के अंदर होती है, एक का जीरो चार्ज, एक का माइनस, एक का प्लस, बिल्कुल बैलेंस सा सिस्टम चल रहा है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है जीवन की। ठीक है, तो अभी हम चर्चा करते हैं इन तीनों के बारे में थोड़ी। पहला प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। ये क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं और क्या क्या इनका सिस्टम पूरा समझते हैं हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का। सबसे पहली चीज, प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पे तो जीरो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं है। तो अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इनका मास कितना होता है। अरे भाई जो एटॉमिक मास है आपका, एटॉमिक मास है वो मास किस चीज का होगा? मास इन सब का ही होगा, जो एटम के अंदर चीजें हैं उन्हीं चीजों का मास है। अरे भाई ये मेरी बात सुनो, इस फोन का मास क्या है? इस फोन का मास क्या है? इस फोन का मास यही है, जो इस फोन के अंदर की चीजें हैं उन सब का मास, एटॉमिक मास भी वही होता है। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले चर्चा करूं आपसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, पहले हम इनके चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अभी आप लोगों को उतना डिस्क्राइब में नहीं बताया होगा कि चार्जेस क्या चीज होती है, और अभी आपको उनके बारे में इतना ध्यान भी नहीं देना है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है तो सही, पर कितना है? कितना पॉजिटिव चार्ज, कितना नेगेटिव चार्ज? मैं आपको बताता हूं, प्रोटॉन के अंदर और प्रोटॉन के अंदर और इलेक्ट्रॉन के अंदर, दोनों के अंदर सेम चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के अंदर भी 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, यही चार्ज होता है। ओ माइनस में, ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस चार्ज है और इस पे प्लस में इतना चार्ज होता है। ये कूलम क्या है? कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। बोले तो अरे जैसे हमारे वेट की एसआई यूनिट या मास की एसआई यूनिट केजी, ग्राम, ये सारी चीजें होती है ना, मीटर, किलोमीटर, लीटर, मिलीलीटर, ये सारी जो यूनिट होती है ना, वैसे ये कूलम जो है वो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है। चार्ज की भी एक यूनिट होती है। ठीक है, कितना चार्ज है? चार्ज क्या होता है? देखो मैं आपको फिर से बाहर आओ। चार्ज क्या होता है? कई बार आप वैसे मॉल वगैरह में जाते हो, अभी मत जाना, ठीक है, अभी कोरोना चल रहा है, बट कई बार आप मॉल वगैरह में जाते हो तो जब वो लिफ्ट का जो या फिर जो उनकी रेलिंग होती है, आप उस पर जैसे एकदम से ऐसे टच करते हो तो ऐसा झटका लगता है ना कई बार, अरे झटका लग गया। वो कैसे लगा रहे? चार्ज के कारण लगा हुआ। ठीक है, उस पर कुछ चार्ज था जो कि आपकी बॉडी ने न्यूट्रलाइज कर दिया, और एक बार टच करने के बाद नहीं लगता आपको। ठीक है, आपने नोटिस किया कभी कि एक बार आपने रेलिंग पे टच किया, उसके बाद में जब फिर से टच करोगे तो आपको फिर से वैसा झटका नहीं लगेगा, क्योंकि वो चीज वहां पे बैलेंस हो गई है। ठीक है, अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहे हम। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि इसके ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पर। ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज बिल्कुल याद रखनी है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो भाई, मैं बार बार बोलने का एक कारण है, मैं ऐसे हवा में बार बार नहीं बोल रहा हूँ। ये इस पर तो जीरो चार्ज होता है,
ठीक है, 0 कूलम बोल सकते हो आप। ठीक है, अब इनका कुछ वेट भी होता होगा, इनका कुछ वेट भी होता होगा। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, ये थोड़े भारी होते हैं और इलेक्ट्रॉन बेचारे हल्के से होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो भारी होते हैं और इलेक्ट्रॉन बेचारे हल्के से होते हैं। इन दोनों का वेट सेम होता है। ठीक है, अब ये और यार फिर कंफ्यूज कर दिया, अब मैं भूल जाऊंगा कि किन दोनों का वेट सेम होता है, क्या होता है, कैसे होता है। अरे तो मैं आपको याद करने के ट्रिक्स भी तो बताता हूँ भाई, ऐसी थोड़ी छोड़ता हूँ। ठीक है, हमने क्या देखा था, कैसे याद करोगे इसको कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट सेम होता है। जैसे आपको ये याद हो गया ना, तो फिर आप क्लियर हो जाओगे कि वेट कितना होता है। हमने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर जो दो चीजें हैं, कौन सी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अरे एक ही न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ऐसे याद कर लो कि भैया इलेक्ट्रॉन तो बेचारे बिछड़े हुए रहते हैं हमेशा, वो तो बेचारे बाहर 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 घूमते हैं, पर साथ में कौन रहता है न्यूक्लियस के अंदर। अरे न्यूक्लियस के अंदर कौन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसलिए इन दोनों का वेट सेम होता है। चार्ज तो आपको हमेशा याद रहेगा, चार्ज के लिए तो आप कोई दिक्कत ही मत करोगे, क्योंकि आप जब भी प्रोटॉन लिखोगे ना P+ लिखोगे, इलेक्ट्रॉन के लिए E-। अगर आपको प्रोटॉन याद नहीं भी रहा कि P+ लिखते तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो पक्का याद होगा कि E- लिखते हैं। ठीक है, ये तो ऐसे ही याद हो जाता है लिखते चलते चलते। तो इन दोनों का वेट क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। मैं अपना कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, चलो ठीक है, इधर ही अच्छा है। 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अरे तो केजी में ज्यादा है, अरे नहीं, -27, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि 1.67 इंटू 1/1000000 जो जीरो ना 27 बार जाएंगे, 27 टाइम्स 0। तो सोचो ये जो 1.67 वाली वैल्यू है कितनी पॉइंट में होगी, 25-26 तो जीरो ही लगे हुए होंगे इसके अंदर। ठीक है, इतना छोटा मास होता है, इतना छोटा। कैसे अब आप इसको वेट करोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, मतलब लोगों, साइंटिस्ट लोगों ने कैसे किया होगा इन सब चीजों को यार। तो ये वेट इसका हो गया। वेट नहीं भाई, मास बोलेंगे, मास मास, वेट नहीं। थोड़ा आपको फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है। ये जो आप देखते हो ना वेइंग मशीन, तो आपका वेट होता है, वो आपका मास नहीं होता है। ठीक है, चलो खैर बाद में चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास और भी कम होता है, और भी कम होता है। ठीक है, इसको याद कैसे करोगे कि भाई, मैं आपको याद करने की टेक्निक बताता हूं। तो इलेक्ट्रॉन का पहले तो मास आप देख लो, 9.11 इंटू 10⁻9, ज्यादा हो गया, नहीं पावर कम है ना, -31 kg। मतलब कि ये प्रोटॉन का जो मास है ये इलेक्ट्रॉन के मास से 10,000 गुना ज्यादा बड़ा है, इतना छोटा है इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, इतना डिफरेंस तो कहीं नहीं देखने को मिलता होगा। अब चीजें याद कैसे करनी भैया, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट याद करने को। ठीक है, ये याद उठकर ही लेना। अब आप याद कैसे करोगे, याद ऐसे करोगे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पहले तो चार्ज की, चार्ज तो आपको याद हो जाएगा कि केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये वैल्यू याद करनी है बस। ठीक है, बाकी आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मास याद करना है। मास यार, मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मास में कंफ्यूज हो रहा हूं यार, मैं क्या करूं। तो मास कैसे याद करोगे, ये ध्यान रखो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस के अंदर होता है, बेचारे साथ में बैठते हैं हमेशा, तो इनका जो है साथ में संगति में एक जैसे हो गई है। और इलेक्ट्रॉन बेचारा बाहर बिछड़ा हुआ अकेला गरीब सा घूम रहा है, अकेले अकेले घूम रहा है बेचारा। तो बेचारा ना अकेले रह के बेचारे का वजन कम हो गया, हल्का हो गया वो, तो इसका मास कम है, इसका ज्यादा है। वैल्यू तो ये 1.67 इंटू 10⁻27 kg, -31 kg याद कर लेना। ऑल द मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। ये जो चीज है ये हम पढ़ेंगे कि किसने बनाई थी, किसने दी थी ये थ्योरी। अरे भाई ये सुनो मेरी बात, एट द सेंटर, इसका मतलब कि ये जो सेंटर में जो चीज है ना, ये मान लो कि हम इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। मैं इसको साफ करूंगा तो सब मिट जाता है एक बार में, मेरे को उसका कुछ ना कुछ सिस्टम तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों का, और इसका चार्ज तो सेम है, माइनस में ये चार्ज सेम है, और इसका जो वेट था 9.11 इंटू 10⁻31 kg। जल्दी जल्दी लिखो यार, 31 kg। ठीक है, ऑल द मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। इसका मतलब ये है कि हमने क्या देखा था कि एटम के बीच में होता है, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड होती है हमारी शेल्स, इलेक्ट्रॉन की। अब देखो इस ये जो बीच में हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। पहले ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से 10,000 गुना ज्यादा भारी है। प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन से 10,000 गुना ज्यादा भारी है, न्यूट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन से 10,000 गुना ज्यादा भारी है, करीब करीब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अब ये दोनों तो सेंटर में रहते हैं, ये दोनों तो सेंटर में ही है ना, तो मैक्सिमम जो मास होगा, ऑल द मास, पूरा का पूरा जो मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड सेंटर होगा। इलेक्ट्रॉन तो बेचारा बिछड़ घूमते हैं, कोई यहां घूम रहा है, कोई यहां घूम रहा है, कोई यहां घूम रहा है, कोई यहां घूम रहा है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं ऑल द मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम में। अगला कौन लेके आया
क्या मस्त दिखाया मैंने स्लाइड में, कौन लेके आया। न्यूट्रॉन्स कौन लाया, प्रोटॉन्स कौन लाया, इलेक्ट्रॉन्स कौन लाया, ये तीनों नाम याद करना, क्योंकि ये आ सकता है। और अगर ये नहीं भी आया तो अगर 4-5 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप लिख के आ जाते हो साइंटिस्ट का नाम भी, तो टीचर जो है बड़ा इंप्रेस हो जाएगा, बड़ा इंप्रेस हो जाएंगे या हो जाएंगी, डिपेंडिंग ऑन कौन चेक कर रहा है कॉपी आपकी। तो न्यूट्रॉन्स लेके आए सर चैडविक, ठीक है, सर चैडविक, बड़ा ही क्यूट नाम है। प्रोटॉन्स लेके आया सर गोल्डस्टीन। मैंने सबके नाम के आगे सर लगाया भाई। देखो हो सकता है कि मैं भी जब स्कूल में था ना, तो हम सोचते थे कि कहाँ इन्होंने डिस्कवरी कर दी यार, बड़ी तकलीफ होती है पढ़ने में। बट जब आप स्कूल से बाहर आओगे, जब आप ऐसे ही दुनिया को ऑब्जर्व करोगे ना बैठ के, या अभी भी ऑब्जर्व करोगे, तो सोचोगे कि यार इन लोगों ने क्या कमाल करके दिखा दिया यार, मतलब कमाल तो किया है। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ रहा है, बट कमाल तो क्या, हमको पता तो चला कि एटलीस्ट हम कैसे बने हैं थोड़े बहुत। अभी तो हमको 1% ही पता है हमारा खुद का, हम अपने आप को ही नहीं पहचानते भाई। अपने आप को पहचानने की भी एक अलग प्रक्रिया है, वो भी किसी दिन लाइव सेशन में करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स लेके आए सर जे थॉमसन। जे थॉमसन, ये नाम आपको हमेशा याद रहेगा, ये नाम आप नहीं भूल पाओगे, क्योंकि इन्होंने एक मॉडल भी बनाया था, ठीक है, मॉडल ऑफ एटम। ऑल राइट, अब ये कुछ 2 पॉइंट्स और याद कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिया मैंने। प्रोटॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड कैनाल रे, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड कैथोड रे, ठीक है, क्योंकि हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसको हम कैथोड रे ट्यूब या कैथोड रे ट्यूब वाला एक एक्सपेरिमेंट होता है। उसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है, वो इधर उधर जाती है, वो आप 10th 11th में पढ़ोगे, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, कैनाल रे, कैथोड रे। याद कैसे करना है यार, याद करने के लिए कुछ भी ट्रिक बना लो। कैसे बनाओगे, 2 नाम याद रखो बस, कैनाल। ट्रिक्स कितनी मस्त बता रहा हूँ मैं यार, सोचो स्पेशल क्लासेस में तो क्या ही ट्रिक्स बताऊंगा मैं। कैनाल, कैथोड। प्रोटॉन्स वर्ड छोटा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स में 9 लेटर्स हैं। प्रोटॉन्स छोटा है, कैनाल भी छोटा है, तो प्रोटॉन्स कैनाल हो गए, और इलेक्ट्रॉन थोड़ा बड़ा शब्द है, और कैथोड में भी ज्यादा डिजिट्स हैं, सॉरी ज्यादा लेटर्स है, डिजिट्स का तो ये कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। जो छोटे के साथ में छोटा, बड़े के साथ में बड़ा, ऐसा याद रख लो। डिफरेंट नंबर्स रिलेटेड टू एटम्स, ये बात सुनो ध्यान से, इसमें भी आपको कंफ्यूजन होगा, बार बार भूलोगे, बट हम बताएंगे ऐसा कि कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। क्या है पहले तो हम थोड़ा सा और इसके बारे में हमको चर्चा करनी थी। जैसे मान लो मैं सोडियम की बात कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं थोड़ा एग्जांपल से आपको चीज़ों को समझाता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि भाई एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या क्या हो रहा है। तो मैंने आपको हवा में बता दी कुछ चीज़ें, हवा में तो नहीं, बट हाँ थोड़ी चीज़ें बताई। ये कलर अच्छा होना चाहिए, यस। तो मान लो सोडियम को Na बोलते हैं। सिंबल कहाँ से है, पिछले लेक्चर में देखा है, जाके देखो, ठीक है। सोडियम के अंदर क्या होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं, और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक चीज जो हमेशा आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको थ्योरी में भी आएगी आगे, कि हमेशा कोई भी एटम हो, हर एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, ठीक है। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे तो 11 ही प्रोटॉन है। चाहे आप कोई सा भी एटम, पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम्स हैं, किसी भी एलिमेंट को उठाओ, और उसके एटम को, जैसे अभी मैं ये सोडियम एटम की बात कर रहा हूँ, सोडियम एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। एलिमेंट तो बड़ा है, अरे एलिमेंट तो ये सोडियम की शीट थी, मान लो कि ये सोडियम है एलिमेंट, ये सोडियम है हमारे पास में, इसमें से हमने ये एक एटम निकाला और उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो ये है ना सोडियम एटम है। मैंने एटम लिखा नहीं, कंफ्यूज मत होना। सोडियम एटम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। तो कोई भी जो एटम होता है ना, उसमें हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इसका छोटा सा कारण है कि खैर कारण तो क्या है, कारण मतलब ये तो प्रॉपर्टी है, मतलब एटम ऐसा होता है और हमको पता चला कि अच्छा ऐसा होता है, तो ऐसा सुनना है क्या ऐसा होता है ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ, देखो प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज दे रहा है, ठीक है, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। तो एटम के केस में जब हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा सेम होगी, तो भैया चार्ज तो ना पॉजिटिव हो पाएगा ना नेगेटिव हो पाएगा। मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 प्रोटॉन्स थे, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स ने अपना चार्ज दिखाया, 11 इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज दिखाएंगे अपना, ठीक है। वो क्या था उसका यार चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये 11 इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं माइनस में, प्लस 11 प्रोटॉन्स भी अपना चार्ज दिखाएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो ये एट दी एंड नेट चार्ज क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो गया ना ये। वे बस यही सेम चीज है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा एटम में सेम होते हैं, तो एटम जो है ये हमेशा, इसको हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। ये आप आगे भी पढ़ोगे, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, ये होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये कि ना इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना इस पे नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? ठीक है, कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा सेम होगी। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है 11 प्रोटॉन है, दोनों को अगर आप कैंसिल कर दोगे तो नेट चार्ज क्या निकला? अगर 11 इलेक्ट्रॉन अपना 11 इतना चार्ज दे रहे हैं, 11 प्रोटॉन अपना इतना चार्ज दे रहे हैं, तो नेट चार्ज दोनों का कैंसिल होकर 0 आ गया, मतलब कोई चार्ज ही नहीं, नो चार्ज। तो नेट चार्ज क्या हो गया? नो चार्ज का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। भाई पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता, मान लो कि अगर प्रोटॉन ज्यादा होते तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते तो प्रोटॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता। अभी तो दोनों बराबर ही है, तो चार्ज क्या है? 0, यानी कि न्यूट्रल। सिंपल, बस इतनी सी बात है। इस बात को ध्यान रखो कि ये चीज ऐसी होती है, किसी भी एटम में ढूंढ सकते हो। अब आप बोलोगे कि भैया आपने कल तो कुछ आयंस जैसा कुछ तो पढ़ाया था, उसमें तो ऐसा था कि है ना Na+ भी था, उसमें तो आपने H3O- भी बताया था, ये सब क्या था? भाई मैं किसकी बात कर रहा हूं? एटम्स की। आयंस की बात की क्या? नहीं की। अरे आयंस तो होती ही वो चीज है जिसपे चार्ज होता है, अगर चार्ज ना होता तो उसको तो एटम ही बोल देते। तो जब मैंने इस सोडियम में के अगर मैं आपको नॉर्मल स्टेट की बात बताऊं तो ये एटम, अगर सोडियम एटम को देख रहा हूं मैं, अगर इसका ओरिजिनल स्टेट देख रहा हूं मैं, तो ये न्यूट्रल है। अब अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उठा के बाहर निकाल लूं तो एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा। अगर मान लो यहां पर 11 की जगह 10 ही होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स होते हैं, तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता ना, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता ना। वही यहां पे तो हमने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, वही तो है। अब ये इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी जब हम करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बाहर निकालना, अंदर भेजना, वापस से किसी चीज को और उल्टा बाहर निकाल लिया, वो सब खेल हम करते हैं आयंस के केस में। ठीक है, तो जब भी मैं एटम में कुछ खेल करूंगा, मान लो सोडियम में कि मैंने कुछ खेल कर दिया कि इलेक्ट्रॉन को डाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो फिर वो आयन बन जाएगा। बट एटम खुद न्यूट्रल होता है, ठीक है, बिना बिना कुछ भी उसमें चेंजेस किए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब आता है कुछ टर्म्स के ऊपर, जो कि एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन अ गिवन। वापस हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे। देखो हर 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 एक एटम में अलग अलग होता है, और हमारे पास में 12 न्यूट्रॉन्स थे। न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज, मैं 0 लगा रहा हूँ, ऑल्दो जरूरत नहीं लगाने की, तो हम 12 Na लिख देते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर कैसे याद रखोगे? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन अ गिवन एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ठीक है, दोनों का सम मत कर देना। ठीक है, और इसको स्पेसिफिकली आप है ना कैसे याद करो? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर पूछा है, एटॉमिक नंबर मतलब या तो इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सेम होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन। ठीक है, अब मान लो कि आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स था आप उतना बता देना। ठीक है, जैसे इस केस में 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 11 प्रोटॉन है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया? सॉरी Z, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते, क्या हो गया? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, या तो इलेक्ट्रॉन का नंबर या प्रोटॉन का नंबर, जो भी हमारे पास में अवेलेबल है। अब मान लो कि मैं Na+ दे देते हो मुझे, तो ये तो दिक्कत वाली बात हो जाती है भैया, कि इसमें से तो क्या है, इसमें से तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो प्रोटॉन तो नहीं निकाला ना, प्रोटॉन तो उतना ही है, तो 11 ही लिखो। बट आप इसको इतना कंफ्यूज मत हो, ठीक है, इतना कुछ दिमाग में नहीं रखना है, बस सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन अ गिवन एलिमेंट। और शब्द का ध्यान रखना, कभी भी ऐड मत कर देना, क्योंकि एटॉमिक नंबर पूछा है। ठीक है, अगली चीज मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर मैं आपको बता भी दूंगा कि इसको कैसे याद करना है। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कोई लेना देना नहीं है, इन अ गिवन एलिमेंट। अब इसको याद कैसे करेंगे? अरे अभी मैंने बताया था ना आपको कि ये जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और बाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं बेचारे हल्के फुल्के, अकेले घूम रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं जीवन में। और मैंने आपको क्या बताया था कि मैक्सिमम मास जो होता है, अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास तो ज्यादा होता है, 10,000 गुना के करीब ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन बेचारे सेंटर में है, तो पूरा का पूरा मास सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अब हमको क्या करना है? मास नंबर। अब याद कैसे करोगे मास नंबर? ऐसे याद कर लेना। अच्छा हाँ, मास नंबर पूछा है ना, तो एटम का जो पूरा का पूरा मास है वो तो सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है, और सेंटर में तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो बेचारे हल्के फुल्के घूमते हैं। अच्छा, तो मास नंबर का मतलब सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये समझ लो। मास नंबर मतलब कि पूरा का पूरा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को आप ऐड कर दोगे, इसमें ऐड करना है, क्योंकि पूरा मास नंबर पूछा है। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो मैक्सिमम वेट, ऑल द मास कॉन्सेंट्रेट यही कर रहे हैं, ऑल मास यही कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, इसलिए आप इसमें ऐड कर दोगे। तो भैया इसका सोडियम का मास नंबर क्या हो जाएगा? A इज इक्वल्स टू क्या होगा? न्यूट्रॉन कितने? 12, प्रोटॉन कितने? 11, कितना हो गया? अरे कितना हो गया? 24, अरे 23। ठीक है, 23 हो गया सोडियम का मास नंबर। अब मेरी बात सुनो, ये एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये दोनों चीजें ना एटॉमिक मास से अलग है। एटॉमिक मास से मत जोड़ देना, एटॉमिक मास तो अलग ही चीज है। एटॉमिक मास तो मास का नंबर है, पूरे जो बाहर जो हमको
एटम का जो मास है ना वो है, और ये याद करो ये यूनिफाइड मास की यूनिट्स में होता है, यू में होता है ये, इसकी यूनिट यू होती है, ठीक है। जैसे कि सोडियम का जो होता है वो आई थिंक 23 यूनिफाइड मास होता है, जो भी, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना इन तीन चीज़ों में, इनको अपने अपने हिसाब से रखना, ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना अपना। बट हाँ ये चीज़ याद रखो, एटॉमिक नंबर, मास नंबर ये, और एटॉमिक नंबर में और, मास नंबर में एंड, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब आते हैं मेन चीज पे भाई, अब आएंगे जीवन के मजे। क्यों आएंगे जीवन के मजे? क्योंकि अब 3 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कलर इसका बदल लेते हैं, कलर इसका बदल लेते हैं, कौन सा कलर रखें, कौन सा रखें, कौन सा रखें, रेड रखते हैं, रेड में शेडो मस्त बनती है। तो 3 मॉडल ऑफ एटम हम पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अब आया मेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब ये देखो मैंने आपको अभी तो बता दिया कि एक्चुअली एटम कैसा होता है, ठीक है। बट धीरे धीरे साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी कर करके कैसा कैसा निकाला, इन्होंने कुछ निकाला, फिर इनकी कुछ चीज़ें सही थी, फिर बाद में कोई साइंटिस्ट है उन्होंने बोला कि हाँ थॉमसन भाई साहब आपकी ये चीज़ें तो सही हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें मुझे जम नहीं रही है, तो मैं इसमें फिर से रिसर्च करूंगा। तो उन्होंने उस चीज़ में रिसर्च करके उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, उन्होंने बोला कि सही ये है। फिर उसके बाद में एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि हाँ भाई तुम दोनों की ये बात है तो सही थी, बट एक चीज़ मुझे खटक रही है, एक चीज़ मुझे जमी नहीं, तो मैं उस एक चीज़ पर रिसर्च करूंगा। और उन्होंने उस एक चीज़ के ऊपर भी वो बना दी स्टडी। और हो सकता है आने वाले टाइम में और 100-50 साल बाद कोई और साइंटिस्ट निकले और बोले कि थॉमसन, बोहर और जितने भी लोग हैं आपने सही साठ तो बताया, बट थोड़ी सी 1-2 चीज़ों में आपने भी गड़बड़ कर दी, तो आपको फिर से मिल जाएगा। तो खैर वो सब बात की बातें हैं। अभी हम आते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पे। क्या बोलता है ये चीज, कैसे याद रखोगे, और क्या है ये थॉमसन मॉडल ऑफ एटम? लेट्स सी। थॉमसन बाबू के हिसाब से, सबसे पहले थॉमसन हो गया था सबसे, देखो अरे ये क्या हुआ सबसे पहले थॉमसन। अब आपको एक चीज और याद रखो कि जो सबसे पहले आया उसकी जो स्टडी होगी थोड़ी सी वीक, मतलब वीक तो नहीं बट हाँ नॉट टू द पॉइंट होगी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई किसी ने पूछ लिया कि भाई ये जो स्टडी है ये किसने दी, या इस इंसान ने ये स्टडी दी, तो आप कैसे याद रखोगे कि भाई जिसने पहले दी होगी उसकी स्टडीज में कुछ ज्यादा फ्लॉज होंगे, कुछ ज्यादा दिक्कतें होंगी, जिसने उसके बाद में दी होगी उसमें थोड़ी कम दिक्कतें होंगी, क्योंकि उसने पुराने वाले की थोड़ी सी दिक्कतों को कम कर दिया होगा, जिसने और बाद में दी होगी उसकी कम में सबसे कम दिक्कतें होंगी, ठीक है। ये चीज है जो थोड़ी सी किताब के बाहर की थी। तो थॉमसन भाई साहब के हिसाब से एटम क्या होता है? एटम, अय है क्या बात है, अय है। तो थॉमसन भैया के हिसाब से एटम जो है वो एक वाटरमेलन या एक पुडिंग के बराबर होता है, पुडिंग जैसा होता है एटम। क्या मतलब? अब ये पुडिंग जो होता है ना, इसलिए यही कारण है कि हम इसको प्लम्प पुडिंग मॉडल बोलते हैं, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल, अरे ये पी डबल पुडिंग मॉडल, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका? थॉमसन भैया के हिसाब से जो एटम होता है ना, उन्होंने उसको तरबूज से कंपेयर किया। तरबूज में क्या होता है, ये पूरा लाल 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 लाल, अब ये फिर लाल कलर चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि अभी पूरा लाल कलर है, हाँ ये पूरा जो लाल 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 एरिया है, इसके बीच में कुछ बीज हैं, ये बीज हैं। तो थॉमसन अंकल के हिसाब से जैसे इस तरबूज के अंदर मैक्सिमम पार्ट जो है वो अलग कुछ है ऐसा, और बीच में कुछ ये सीड्स एम्बेडेड है, एम्बेडेड मतलब फंसे हुए हैं, ठीक है, घुसे हुए हैं। तो इन्होंने भी ये, और सेम पुडिंग में भी ऐसा होता है। अब ये पुडिंग को हम काट के देखेंगे तो अलग बात है, बट आप इसको काटोगे या काटो मत भी, तो इसमें कैसा होता है जनरली, अब ये इस फोटो में वाली पुडिंग नहीं है, पुडिंग जो बाहर होती है उसमें कैसा होता है कि यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगे होते हैं, किशमिश, काजू, बादाम, ये वो, आय हाय हाय। तो इनका मतलब ये था कि जो एटम है वो पूरा का पूरा ऐसा है स्फेरिकल। इन्होंने बोल दिया था कि हाँ भाई स्फेरिकल तो है, स्फेरिकल तो ये भी मान रहता है, ठीक है, स्फेरिकल का तो बोल देता है कि भाई एटम जो है वो स्फेरिकल ही होता है, ऐसा स्क्वायर नहीं होता है, रेक्टेंगल नहीं होता है, ट्रायंगल नहीं होता है, गोल स्फेरिकल होता है, बॉल जैसा। पर इन्होंने क्या बोला कि जो पूरा का पूरा एटम है हमारा, उसमें पूरा का पूरा जो पार्ट है वो बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरह से एक बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि रीजन, या इसको क्लाउड भी बोल सकते हो, क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज या रीजन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो आपका एरिया है एटम का वो इस तरह से है, पॉजिटिव चार्ज, और बीच बीच में जैसे तरबूज में पूरा का पूरा एरिया लाल लाल होता है ना, तो उस लाल लाल एरिया को आप पॉजिटिव चार्ज मान लो, और जो थोड़े थोड़े बीच में थोड़े बीज है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके। ये उन्होंने बोला, इसलिए हम इसको वाटरमेलन से कंपेयर करके बताया उन्होंने कि जिस प्रकार एक तरबूज के अंदर मैक्सिमम एरिया जो होता है लाल लाल होता है, उसको आप पॉजिटिव चार्ज मान लो, एरिया या बॉल ऑफ या रीजन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और बीच में जो उसके तरबूज के बीज वगैरह होता है ना,
उसको आप इलेक्ट्रॉन मान लो। ये सिस्टम उन्होंने बताया था। अभी हमको पता है कि आज के हिसाब से गलत है, तो आप समझ जाओ कि थॉमसन भैया ने सबसे पहले जो निकाला था उसमें थोड़ी गलतियां तो होंगी भाई, इंसान परफेक्टली नहीं निकाल सकता। तो इसलिए ये जो थोड़ी गलतियों वाला मॉडल था, कुछ कुछ गलतियां थी, बट कुछ कुछ चीजें अच्छी भी थी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स यही तो लेके आए, इन्होंने ही तो ढूंढा कि अच्छा इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज भी होती है, वरना आगे वाले साइंटिस्ट को पता ही नहीं चल पाता। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने बहुत अच्छी की। तो अब ये मॉडल तो फेल हो गया, क्योंकि बाद में पता चला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें थोड़ी बहुत और चीजें होती है, इसमें काफी सारे ड्रॉबैक्स हैं। बट इनका कहने का मतलब यही था, इन्होंने इसको तरबूज से कंपेयर कर दिया सीधे सीधे, और उन्होंने ये बता दिया कि भाई ऐसा होता है। पर इन्होंने कुछ कुछ चीजें बता दी थी, कुछ कुछ चीजें उन्होंने बता दी थी। ठीक है, ये चीज उन्होंने सबसे पहले बता दी थी कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ना आपको, जो पूरा रीजन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, जो बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज उन्होंने बताई है, ये पूरी जो पूरा आपको ये कौन सा कलर है, ये सैफरन कलर का जो भी दिख रहा है, सैफरन जैसा भी कलर है, वो पूरा जो कलर है वो पॉजिटिव चार्ज का एरिया है। तो उन्होंने ये तो बोल दिया था कि भाई ये जो पॉजिटिव चार्ज का पूरा एरिया है, इसका जो पूरा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड निकलेगा, जितना भी मैग्नीट्यूड निकलेगा, मान लो कि एक्स कूलम का चार्ज है पॉजिटिव टोटल एटम के ऊपर, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। और मान लो कि जो नेगेटिव चार्ज है, जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स थे बीज जैसे, ये इलेक्ट्रॉन्स का जो टोटल सारे इलेक्ट्रॉन्स का मिला के अगर मैं चार्ज निकालूं तो वो कुछ वाई कूलम आ रहा होगा। तो इन्होंने बता दिया कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। मतलब कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये चीज उन्होंने बता दी। ठीक है, एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बता दिया उन्होंने, सिंपल। तो अभी इसको क्विकली अगर मैं रिवाइज करके बताऊं तो क्या था भाई, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन भैया ने क्या बोला कि एटम को आप तरबूज से कंपेयर करो। जैसे ही बस इतना याद कर लेना, बाकी खुद आप दिमाग लगा लोगे। जैसे ही आपको बस ये तरबूज का वाला फिगर याद करना, आप उल्टे सीधे तरबूज के फिगर याद मत करना, आधा कटा हुआ, ऐसा कटा हुआ, बहुत सारे आपको नेट पे ऐसा कटा हुआ तरबूज भी मिलता है। ठीक है ऐसा ऐसा, उस पर ध्यान मत देना। इस टाइप का तरबूज, आपने तरबूज लिया बड़ा सा, उसको बीच में से काटा और ऐसा करके देख रहे हो आप। ठीक है, तो उसमें तरबूज याद कर ले तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा हाँ बीज थे। तो बीज क्या हो गया? अरे बीज तो हो गए इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी का जो था लाल लाल खाने वाला वो क्या था? वो हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन मत बोलना, एग्जैक्टली प्रोटॉन मत बोलना, क्योंकि उन्होंने पूरे रीजन को बताया है। उन्होंने बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, रीजन ऑफ पॉजिटिव चार्ज बताया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। इसको पुडिंग से भी, और इसको क्या बोलते हैं? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। पूछ ले कि मान लो कौन से मॉडल ऑफ एटम को आप प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हो, बता दो चला कौन सा उसको आप प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हो? आप बोलना कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को। क्यों? क्योंकि पुडिंग के अंदर भी, जैसे इसके अंदर तरबूज के अंदर छोटे छोटे बीज है ना, वैसे पुडिंग के अंदर भी छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, काजू बादाम किशमिश ये सब। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। अरे भाई रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, भाई देखो रदरफोर्ड जी ने बड़ा कमाल का काम किया है। ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें प्रिसाइज कर ली, और जो इसके बाद जिन्होंने डिस्कवरी की मिस्टर नील बोहर ने, उनके लिए, नील बोर या फिर नील बोहर जो भी आप बोलना चाहो, उनके लिए काम काफ़ी आसान हो गया, बिकॉज ही डिस्कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ही गॉट मोस्ट ऑफ द थिंग्स राइट। तो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम क्या बोल रहा है? अरे भाई रदरफोर्ड जी ने अपनी जो स्टडी थी, जो उन्होंने मॉडल निकाला था, जैसे कि थॉमसन जी ने क्या बता दिया हमको कि ऐसा होता है, बट रदरफोर्ड जी ने है ना एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट भी हमको बताया कि मुझे ऐसा इसलिए पता चला क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मेरे पास प्रूफ है। ठीक है, मैंने एक्सपेरिमेंट करके स्टडी की है। तो इस मॉडल को, ये जो इन्होंने जो स्टडी की थी, ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अभी नाम कैसे याद करोगे? अरे बाप रे, अल्फा पार्टिकल स्कैटर कैसे याद होगा? याद हो जाएगा, क्योंकि जो पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ ना आपको एक्सपेरिमेंट, उसमें बस ये अल्फा पार्टिकल का ही खेल है। अल्फा को ऐसे लिखते हैं, जिनको नहीं पता है, ये जो होता है ना इस टाइप का सिंबल, इसको हम अल्फा बोलते हैं। ये हो गया अल्फा। अल्फा बहुत काम आता है, ये जो अभी अरे आपने पहले सुना होगा ना अल्फा बीटा गामा, अभी ये सारी चीजें आपके जीवन में आने वाली हैं, जो पहले आपने सुनी ना आज तक टीवी में, मूवीज में, सॉन्ग्स में, अल्फा बीटा गामा होता है। तो देखो अल्फा तो आ गया है बीटा गामा आना बाकी है। ठीक है, और इसे अल्फा एक तरह के सिंबल ही है और कुछ नहीं, मतलब डरो मत, थोड़ा बाहर आओ, बाहर आ जाओ। मैं बहुत कंफ्यूज था 9th में कि अल्फा बीटा और गामा का क्या खेल है जीवन में, ये करते क्या, इनकी वैल्यूज क्या। फिर मुझे बाद में पता चला कुछ नहीं है, ये किसी भी चीज को अल्फा बोल सकते हैं, किसी भी चीज को बीटा बोल सकते हैं। ये अल्फा पार्टिकल, अभी आप अल्फा, बाद में आपको मैथ्स में क्वेश्चन आएगा कि अल्फा इज इक्वल्स टू 6.5, बीटा इज इक्वल्स टू 7.2, फाइंड अल्फा अपॉन बीटा। तो वहां क्या हो गया? सिंपल वैल्यूज हो गई। तो कुछ नहीं है अल्फा बीटा गामा, बस वेरिएबल्स है, जहां देखो वहां बदल रहे हैं। बट इस केस में अल्फा जो है वो अल्फा पार्टिकल गिना जाएगा। और रदरफोर्ड्स गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट,
ठीक है, रदरफोर्ड्स आना चाहिए, इंग्लिश भी हम थोड़ी ध्यान में रखें। तो रदरफोर्ड्स, गोल्डफॉयल, इन दोनों में से कोई सा भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि दो एक्सपेरिमेंट किया, एक ही एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, एक ही एक्सपेरिमेंट किया है और उन दोनों के दो नाम है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट। क्या किया इसके अंदर, पहले तो हम देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अब ये एक्सपेरिमेंट हम समझने वाले हैं, ठीक है। ऐसा समझो कि हम खुद एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, तो आ जाओ एक्सपेरिमेंट मोड में, आ जाओ एक्सपेरिमेंट मोड ऑन। क्या क्या चीजें लगेंगी हमको, सबसे पहले लगेगा अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल होता क्या है, ऑल्दो ये इतना जरूरी नहीं है, हमको बस पता करना है कि अल्फा पार्टिकल लगा, बट हम देख लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। अल्फा पार्टिकल जो होता है वो होता है हीलियम न्यूक्लियाई जैसा, या हीलियम न्यूक्लियाई बोल सकते हो आप। हीलियम न्यूक्लियाई क्यों, हीलियम का जो न्यूक्लिया, न्यूक्लिया यानी कि न्यूक्लियस, केवल न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, एटम की बात नहीं कर रहे हैं, एटम की बात नहीं कर रहे हैं, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। इसलिए हम इसको ना अल्फा पार्टिकल को इसलिए हम He2+ भी बोलते हैं, ठीक है। He2+ आयन को अल्फा पार्टिकल बोल सकते हो आप, ऐसा समझो, ठीक है। या फिर आप हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम न्यूक्लियाई थोड़ा सा एडवांस चीज हो गई, एडवांस चीज कैसे बता भी देता हूँ कि कैसे एडवांस, कुछ एडवांस नहीं, बस बोलने को और न्यूक्लियस होता है ना, सुनने में अच्छा लगता है इसलिए बोल देता है। हीलियम न्यूक्लियाई क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियाई बस ये होता है कि हम केवल न्यूक्लियस की बात करें, पूरे एटम की बात कर ही नहीं रहे। हीलियम अगर पूरे एटम की बात कर लेते तो जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते, बट हाँ हमने पूरे उसकी बात की नहीं, हमने केवल न्यूक्लियस की बात की। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, इसके न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो ये हीलियम न्यूक्लियाई क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि हम केवल इन 2 प्रोटॉन्स को कंसीडर कर रहे हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर किया ही नहीं। समझ लो कि हमने इसके जो, अब जैसे 2 प्रोटॉन्स थे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है, हमेशा सेम होते हैं एटम के अंदर। तो हमने क्या किया, मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो क्या बन जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन से पहले 2 पॉजिटिव चार्ज था, 2 नेगेटिव चार्ज था, तो 0 था। अब ये नेगेटिव चार्ज को हटा दिया तो अभी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव +2 का चार्ज आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको He2+ आयन बोलते हैं, ठीक है, He2+ आयन बोलते हैं, क्योंकि इसमें केवल 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो ये एटम नहीं है, ये आयन है। तो एक्चुअली अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल कोई एटम नहीं है, अल्फा पार्टिकल एक आयन है। अब इतना दिमाग मत लगाना, कंफ्यूज मत होना, मैंने बहुत सारा बताया है कभी, तो आप कंफ्यूज हो जाओ, कुछ भी नहीं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है He2+ आयन, हीलियम आयन, या फिर He का न्यूक्लियाई, हीलियम न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स थे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स, याद करो He2+ था, 2+, पॉजिटिव चार्ज कहां होगा, पॉजिटिव न्यूक्लियस में होगा, इसलिए हमने उसको न्यूक्लियाई बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, होगा अल्फा पार्टिकल। दूसरी चीज हमको लगे कि गोल्ड फॉइल, हाँ सोना, गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, इसका क्या कारण है दया। अरे इसका कारण ये है भाई कि गोल्ड फॉइल, गोल्ड क्या है, मेटल है, मेटल हमको पता है मेलिएबल होता है, पढ़ा होगा ना, मेलिएबल मतलब अरे शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर ऐसे बेलन बेलन मतलब वो मम्मी जिस बेलन से काम करते वाला बेलन नहीं, ऐसे मस्त मशीन निकालो, इसके ऊपर जोर जोर से चपटी चपटी शीट बन जाएगी पेपर जैसी, है ना। ये हम जहाँ पे ये इस टाइप की पतली पतली शीट्स बन जाएगी, इससे भी पतली बनेगी। इनफैक्ट ये पेपर तो काफ़ी मोटा है उसके हिसाब से, ये कुछ 80 या 120 GSM का पेपर है, छोड़ो ठीक है। 100, ये भी बता देता हूँ आपको, तुम बाहर आ जाओ, सुन ही लो यार, सुन ही लो, इतना बता दिया तो। 120 GSM आप जब भी पेपर लेने जाओगे तो आपको दिखेंगे अलग अलग टाइप के, वो बोलेंगे अंकल बोलेंगे कितने GSM की कॉपी चाहिए भैया, 180 GSM की है, 120 GSM की है, 70 GSM की है। इसका मतलब जितना ज्यादा GSM उतनी मोटी कॉपी, मतलब सॉरी उतने मोटे उसके पेजेस। कई बार देखोगे ना, कुछ पेज बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही घटिया क्वालिटी के पेज है, और कुछ पेज बड़े मोटे होते हैं, आपको लगता है तो मस्त क्वालिटी का है। कई बार कपड़ों के केस में भी ऐसा होता है कि कुछ कुछ कपड़े जो हैं वो बहुत पतले होते हैं, कुछ कुछ कपड़े बहुत मोटे होते हैं। तो GSM का फुल फॉर्म एक बार समझ लो, GSM का फुल फॉर्म होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर बोल सकते हो, ठीक है। तो 120 GSM मतलब अरे 1 स्क्वायर मीटर का वजन कितना होगा, 120 ग्राम स्क्वायर मीटर। उस हिसाब से जितना मोटा पेज होगा उतना मोटा उसके 1 मीटर के अंदर वेट होगा। अरे इतना मोटा पेज है तो भारी होगा, एक स्क्वायर मीटर की अगर मैं शीट लूं उसकी तो भारी होगी, और इतना छोटा इतना पतला है तो उसकी कम होगी। चलो ये कोई हमारे जीवन में काम, ये चीजें काम में आती है, ये आपको 5-6 साल बाद काम ना आए, बट GSM बड़ी काम की चीज है, हटाओ इसको पर अभी। गोल्ड फॉइल क्यों, क्योंकि अरे भाई मेटल बहुत ही एक्सट्रीमली मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल बोले तो अरे शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, शीट्स में पतली पतली शीट्स में, अरे शीट्स में तो किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। गोल्ड को लिया क्योंकि गोल्ड जो है वो मेटल्स के अंदर भी सबसे ज्यादा मेलिएबल है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट मेलिएबल है। गोल्ड सिल्वर ये सब बहुत ज्यादा मेलिएबल होता है, मतलब बहुत ही पतली शीट में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, हद से ज्यादा पतली। और पतली शीट क्यों ली वो आपको समझ में आएगी, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं, तो हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हमें अल्फा पार्टिकल को इसके ऊपर फेंकने वाले हैं, गोल्ड फॉइल के ऊपर, और फिर हम चेक करने वाले हैं कि इस पार्टिकल का होने क्या वाला है आगे चल के, इसका भविष्य क्या होगा। तो मान लो कि अगर हमारे पास में गोल्ड फॉइल की जगह कोई सी और फॉइल होती जो कि मोटी होती, तो जितनी मोटी, देखो अगर मैं इस पेज के टुकड़े की बात करूं,
अब ये पेज का टुकड़ा है, ठीक है, ऐसे इसको है ना इस साइड से देखो, ये जो लाइन है ना इस साइड से देखो, ये जितना पतला है इसमें इसकी विड्थ, अब देखो 2 डायमेंशन दिख रहे हैं ना इसके, एक तो ये बड़ा वाला मत देखो, ये देखो बस, ये जो कोना है ना पेपर का, ये पूरा का पूरा, ये जो इसकी मोटापा है, इस मोटापे के अंदर ऑल तो दिख तो बहुत पतला रहा है कि क्या है इसमें, तो बस बिल्कुल लाइन जैसा दिख भी नहीं रहा है, पर इसके अंदर भी कई सारी लेयर ऑफ एटम्स होंगी, ठीक है। एटम क्योंकि बहुत ही छोटा है, तो इसके अंदर भी, जैसे मान लो ये पेपर की शीट है तो इसके अंदर भी बहुत सारी लेयर ऑफ एटम्स होंगी, जैसे मान लो इतनी लेयर ऑफ एटम है, 3 लेयर ऑफ एटम्स है मान लो, ठीक है। तो मान लो कि अगर हम अगर हम पतली शीट लेते, कोई सी मोटी शीट ले लेते, तो उसमें कई सारे लेयर ऑफ एटम्स होती, फिर हमारी स्टडी जो है वो खराब हो जाती। इसलिए हमने गोल्ड फॉइल ली। क्यों, किसी ने पूछ लिया व्हाई डू वी यूज गोल्ड फॉइल? बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली मेलेबल, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरी थिन शीट्स। We converted this gold foil into very thin sheets so that when alpha particles strike that gold sheet, it does not have to क्या बोल सकते हो, penetrate, या फिर उसको ज्यादा एटम्स की लेयर्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिंपल। तीसरी चीज है स्क्रीन। अब वो ZNS स्क्रीन, थोड़ा कौन सी स्क्रीन है उसका मटेरियल भी दे दिया। ZNS क्या होगा, ये हो जाता है जिंक सल्फाइड। Zn मतलब जिंक, S मतलब सल्फाइड, ठीक है। फॉर्मूला लिखना सिखाना था ना हमने, Zn2 प्लस S2 माइनस, इधर खत्म। ZNS स्क्रीन लगेगी। स्क्रीन क्यों लगेगी? क्योंकि ये जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के ऊपर जाएगा तो ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के थ्रू निकल जाएगा, ठीक है, आर पार हो जाएगा। तो जब आर पार होगा तो किस चीज पे टकराने वाला है, मतलब कहां पे हम इसको चेक करेंगे? एक स्क्रीन के ऊपर, पीछे एक स्क्रीन रखी होगी, वहां पे हम चेक करेंगे कि ये टकरा के क्या क्या चीजें शो कर रहा है, ठीक है। अभी मैं और डिटेल में बताता हूं आपको। तो क्या सिस्टम हुआ, क्या सीन हुआ? सीन ऐसा हुआ कि ये रहा आपका पूरा का पूरा एपेरेटस। क्या किया हमने, देखो ये अल्फा पार्टिकल एमिटर है, ये जो डिवाइस है ना इसको अल्फा पार्टिकल एमिटर बोलते हैं। लिखा है, मैं फिर से क्यों लिख रहा हूं, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल्स एमिट करते जा रहा है बहुत तेजी से, ऐसा नहीं कि एक क्या फिर थोड़ी देर बैठ गया, फिर उसका थोड़ा सा क्या, फिर उसका थोड़ी देर फिर बैठ गया, नहीं, अरे बार बार धार 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 मशीन गन जैसे ये अल्फा पार्टिकल फेंकते जा रहा है। अल्फा पार्टिकल क्या था, याद करो। अरे क्या था, बोलो पहले, मैंने लिख रहा, क्या था? हाँ, He2+ आयन, ठीक है। बट अभी अल्फा पार्टिकल नाम ही देता हम इसको केवल। तो ये बहुत स्पीड से अल्फा पार्टिकल फेंकता रहा है, ठीक है। यहाँ पे छेद दिख रहा है ना, ये स्लिट, इसके थ्रू जा रहा है ये। बाकी ये पूरा का पूरा ये जो दिख रहा है गोल गोल, एक सेकेंड हम वो निकालते हैं इसका पॉइंटर। तो ये दिख रहा है पूरा का पूरा जो गोल एरिया है, ये पूरी की पूरी ये क्या है, ये स्क्रीन है, ठीक है, डिटेक्टिंग स्क्रीन, ये ZNS स्क्रीन यही बताई थी। और बीच में रखी गोल्ड फॉइल। तो इसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल बहुत तेजी स्पीड से इसके ऊपर फेंकता गया। तो हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किए कि अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद क्या कर रहे हैं, क्या इफेक्ट शो कर रहे हैं। ये गोल्ड फॉइल जो है इस अल्फा पार्टिकल का क्या कर रही है, उसको सीधे जाने दे रही है, उसको कुछ भी नहीं कर रही है, उसको बोल दे कि हाँ भाई तू तेरे हिसाब से देख ले, या फिर उसको इसे थोड़ी थोड़ी मतलब छेड़खानी करके उसको इधर किया उधर किया, वो हमने ऑब्जर्व किया। हमारे ऑब्जर्वेशन क्या क्या निकल के आए, हमारे ऑब्जर्वेशन ये निकल के आए कि सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, ये एक्सपेरिमेंट का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड मतलब ये जो गोल्ड फॉइल थी ना, इससे कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ, आर पार सीधे निकल गए, जैसे जा रहे थे वैसे चले गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट मतलब मैक्सिमम, करीब 90% के आसपास, 90 टू कुछ 92% ऐसा कुछ है वो, बट हाँ एग्जैक्टली तो नहीं, बट हाँ ऑलमोस्ट करीब 90-92% के आसपास जितने भी अल्फा पार्टिकल थे वो बस सीधे निकल गए, बिल्कुल कोई पेनिट्रेट नहीं। ये अब इस फिगर के अंदर तो आपको केवल बहुत कम दिखाएं, बट हाँ अगर आपको ऐसे बताऊं तो एक्चुअली में इतने सारे मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, मतलब कोई डिफ्लेक्शन आया नहीं ज्यादातर में। पर बाकी में क्या हुआ, ज्यादातर में तो समझ में आ गया भैया कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। कुछ अल्फा पार्टिकल्स, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय अ स्मॉल एंगल, मतलब कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स है जो कि डिफ्लेक्ट होकर, जैसे ये इधर चले गया, या इधर चले गया, या इधर चले गया, या इधर चले गया, मतलब कि मैक्सिमम तो सब सीधे ही जा रहे हैं। मैक्सिमम तो मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू अनडिफ्लेक्टेड मतलब सीधे जा रहे हैं। कुछ जो हैं बहुत ही रेयर तरीके से बहुत स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, कुछ इधर डिफ्लेक्ट हो गया, कुछ इधर डिफ्लेक्ट हो गया, कुछ इधर डिफ्लेक्ट हो गया, हल्के एंगल से, ज्यादा भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा एंगल से, थोड़े से एंगल से ये इधर डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसा। एक्सट्रीमली रेयरली, 3 ऑब्जर्वेशन थे, ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशन है, 3 कंक्लूजन है, इन तीनों से हमने डिराइव किया। तो तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, एक्सट्रीमली रेयरली मतलब 1 in 12,000, 12,000 अल्फा पार्टिकल में से करीब एक अकेला ऐसा अल्फा पार्टिकल था, मतलब इतना कम, इतनी रेयर प्रोबेबिलिटी थी कि वो पार्टिकल वापस से बाहर आ गया, वापस से हमारे जहां हमारे पार्टिकल एमिटर का था ना, वापस से पूरा का पूरा रिबाउंड हो गया 180 डिग्री के करीब,
इतना खतरनाक रिबाउंड हो गया, पर ये बहुत कम थे, 1 in every 12,000। ठीक है, ये 3 ऑब्जर्वेशन मिले। क्विकली समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना भाई, स्टार स्टार इतने लगा दूंगा क्योंकि ये पक्का 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 95% आता है। पक्का पक्का बोलने के बाद क्या 95% बोल दिया आपने भी, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल एमिटर था, क्या क्या दर 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 मशीन गन के जैसे गोल्ड फॉइल के ऊपर ढेर सारे अल्फा पार्टिकल्स फेंके फेंके फेंके, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स गोली की तरह सीधे निकल गए, कोई भी डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ज्यादातर बिल्कुल सीधे निशाने पर गए सटीक। पर कुछ जो थे वो डिफ्लेक्ट हो गए हल्के हल्के एंगल से, कोई ऐसे सीधे जा रहे थे बट हल्के हल्के एंगल से, कोई ऐसा चलेगा, कोई हल्का सा ऐसा चलेगा, कोई ऐसा चलेगा, बहुत कम ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत ही कम, एक्सट्रीमली रेयरली ऐसे थे कि जब मैंने ऐसे अल्फा पार्टिकल को भेजा अरे तो टकरा के वापस आ गया मेरी तरफ ही ऐसे, बहुत कम थे ऐसे। ये 3 ऑब्जर्वेशन थे, हमेशा याद रखना जीवन में। कंक्लूजन, इन 3 ऑब्जर्वेशन के कुछ 3 तो कंक्लूजन निकलेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको कंक्लूजन समझा देता हूं, बट उसके पहले मैं आपको बता देता हूं, एक सेकंड थोड़ा सा मैं आपको ये डिस्कस कर देता हूं कि ये चीज आपको अगर समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही हो तो मैं काम करता हूं, ये गोल्ड फॉइल की विड्थ समझो, ठीक है। ये गोल्ड फॉइल की विड्थ है, विड्थ भाई इसकी भी कुछ ना कुछ विड्थ होगी, बहुत पतली ली है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें लेयर ऑफ एटम्स है ही नहीं, कि कुछ ना कुछ लेयर ऑफ एटम्स तो होंगे। विड्थ का मतलब समझ रहे हो ना, मोटाई की बात कर रहा हूं मैं, मोटाई की बात, मतलब वो साइड वाला पोर्शन। ये गोल्ड फॉइल है ना, ये गोल्ड फॉइल ले रहे हैं हम, तो मैं इसकी थिकनेस, हाँ स्पेसिफिकली थिकनेस की बात कर रहा हूं, तो इसकी थिकनेस के अंदर भी भले ही कितनी पतली हो, बट एटम तो बहुत ही छोटे हैं ना, तो उस थिकनेस में भी कुछ लेयर ऑफ एटम्स रहेंगी। ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल एक ही लेयर ऑफ एटम के आपने शीट बना लिया, ऐसा तो दिखेगी ही नहीं आपको शीट, ठीक है, इतनी पतली हो जाएगी। तो क्या हुआ, यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहे थे, ये मान लो कि अल्फा पार्टिकल एमिटर है, यहां से अल्फा पार्टिकल फेंक रहा है, डुश 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 डुश, तो मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए। उसका कहने का मतलब क्या था, उनका कहने का मतलब क्या था कि, मतलब उस स्टडी की बात कर रहा था मैं, ठीक है, उस स्टडी का कहने का मतलब क्या था कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स तो भाई बिना डिफ्लेक्शन के सीधे 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 बाहर हो गए, पर कुछ अल्फा पार्टिकल थे जो कि यहां से ऐसे टकराए और हल्के से डिफ्लेक्ट होते होते चले गए। ये एक और आया, ये बेचारा यहां से थोड़ा सा, याल एटम ने इसको, याले ने कर दिया डिफ्लेक्ट, अरे याले ने थोड़ा सा और डिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये कुछ ऐसे हो गए, ये जा रहा था, अरे इसने वाले डिफ्लेक्ट कर दिया, अरे डिफ्लेक्ट हो गया, ये ऐसा कुछ डिफ्लेक्ट हो गए। और कुछ जो थे भाई, कुछ तो इतने ही ढीठ थे एटम्स कि वो कुछ बहुत ही रेयरली जा रहा था और यहां से टकरा के वापस आ गया, ठीक है। तो ऐसे समझो इसको, ये थिकनेस है, थिकनेस, ठीक है, इस थिकनेस की बात कर रहा हूं, थिकनेस के अंदर जो लेयर ऑफ एटम्स है उससे हो रहा है। तो बेसिकली ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे, इनको डिफ्लेक्ट कर कौन रहा है, एटम्स ही कर रहे हैं डिफ्लेक्ट। गोल्ड फॉइल के अंदर अल्टीमेटली है क्या, एटम्स ही हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या क्या आया, पहली बात, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। अरे ये देखो, देखते जाओ, हाँ बढ़िया ड्राइंग कर रहा हूं मैं, ठीक है। अरे ये टेढ़ी क्यों हो गई है मोस्ट एटम तो भाई अनडिफ्लेक्टेड निकल गए, कोई दिक्कत ही नहीं आई उनके जीवन में, बिल्कुल सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ, एटम जब कोई चीज सीधे के सीधे जा रही और सीधे के सीधे निकल गई, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो चीज खाली थी। तो इसमें क्या बोलेंगे, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम, एटम के अंदर, ये जो एटम था इसके अंदर ज्यादातर स्पेस एम्प्टी है, मतलब ये एटम खुद पहले है तो बहुत छोटा सा, उसमें भी मैक्सिमम स्पेस खाली है, कुछ भी नहीं है उस स्पेस के अंदर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। कोई डिफ्लेक्शन हुआ नहीं, मतलब कि सीधे निकल गए। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, कुछ पार्टिकल्स थे ऐसे, मान रहा हूं मैं, कुछ पार्टिकल्स थे ऐसे जो कि डिफ्लेक्ट हुए अपने पाथ से हल्के से, ये ऐसा डिफ्लेक्ट हो गया, ये सीधे जा रहा था, ऐसा डिफ्लेक्ट हो गया, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। देखो कुछ ही ऐसे अल्फा पार्टिकल्स जो कि डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, मतलब कि अब अल्फा पार्टिकल्स है क्या एक्चुअली, इसलिए मैंने आपको बताया कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है। अल्फा पार्टिकल्स है क्या, He2+ है। अरे पॉजिटिव तो रिपेल करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, तो इसलिए इन एटम के अंदर बहुत छोटी ऐसी जगह है जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, बहुत कम जगह में पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण He2+ जब उन पॉजिटिव चार्जेस से टकराया तो डिफ्लेक्ट हो गया हल्का सा, ठीक है, जब उन पॉजिटिव चार्जेस से टकराया तो हल्का सा डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। इसलिए बहुत कम ऐसी जगह है जहां पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर्ड है, बहुत ही कम स्पेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम तो सीधे जा रहे थे, उनका तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। क्यों डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि किसी से टकरा ही नहीं रहता, किसी पॉजिटिव वाले से टकरा ही नहीं रहता, वो पॉजिटिव। नेक्स्ट,
a very small fraction of alpha particles are deflected by 180 degrees, indicating that all positive charge and mass of the gold atom, ये गोल्ड का एटम है ना, ये एक एटम गोल्ड का, ये AU का, वर कॉन्सेंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। मतलब बहुत ही कम ऐसे थे, बहुत ही कम ऐसे थे जो कि पूरी तरह टकरा के वापस आ गए। तो इन दोनों से, ये सेकंड और थर्ड वाले से हमको ये पक्का पता चल गया कि पहली बात तो पॉजिटिव चार्ज बहुत कम जगह पे स्टोर्ड है क्योंकि डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और जो मास है, मतलब भाई मैं किसी सटीक चीज से टकराऊंगा तो वापस आ जाएगा वो। मान लो कि ये एक मेरे पास में, जैसे कि ये रिमोट है, ये पूरा खोखला है, तो मैं जो भी फेंकूंगा वो सीधे इसमें से आर पार निकल जाएगा, ठीक है। पर मान लो कि जहां पर इसका वेट है, जैसे कि अभी ये केवल इस रिमोट की बात करो तो ये रिमोट क्या है, ये एक्चुअली एक सॉलिड है, यहां पर मास कॉन्सेंट्रेटेड, जब भी मैं इसकी तरफ फेंकूंगा अल्फा पार्टिकल तो वापस डिफ्लेक्ट होकर मेरी तरफ आ जाएगा टकरा के, ठीक है, जिसको रिबाउंड बोलते हैं, रिबाउंस बोलते हैं। तो बहुत ही कम ऐसी जगह है। तो ये अगर मान लो पूरा का पूरा एटम है तो उसमें बहुत ही छोटी ऐसी जगह है जिसमें पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि डिफ्लेक्ट हो रहे थे और कुछ कुछ तो 180 डिग्री से हो रहे थे। तो इसका मतलब ये कि बहुत ही छोटी ऐसी जगह है विद इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द एटम, जहां पर पूरा का पूरा ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास आर स्टोर्ड। मतलब इतने बड़े एटम के इतने से सेंटर के इतने से गोले के अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज और मास जो है वो स्टोर्ड है, ये इन्होंने बता दिया। अब लग रहा है ना, अब ये वाली स्टडी लगे ना कि हाँ ये तो हमको पता है, ये तो अभी हो रहा है। तो वही पहली स्टडी ऐसी थी कि जिन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन बताया और बाकी कुछ कुछ चीजें सही नहीं बताई, इन्होंने चीजें काफी हद तक सही कर दी, बट अभी और भी सही होंगी आगे चल के, किसमें, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में, ठीक है। बट अभी हमारा जो टाइम है वो मैं चेक कर लेता हूँ, इट्स ऑलरेडी 1 hour 4 minutes मैन, इट्स ऑलरेडी 1 hour 4 minutes। बट मैंने आपको काफी ईमानदारी से और काफी निष्ठा से ये चीज बता दी है कि ये व्हाट इज दिस, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। ये हमको इससे कंक्लूजन मिल गया। तो हमारा जो एटम का फंडा था वो काफी हद तक यहाँ पे क्लियर हो चुका है। क्विकली बताऊं आपको क्या किया हमने। अरे भाई रदरफोर्ड गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट, अरे याद कैसे रखना है, नाम याद कैसे करोगे, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो क्या रहा है इसमें, अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर हो रहे हैं गोल्डफॉल से टकरा के, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये नाम याद हो गया। और गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट कैसे याद करोगे, हम इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या यूज कर रहे हैं, गोल्डफॉल यूज कर रहे हैं, ठीक है। 3 चीजें यूज की, अल्फा पार्टिकल, गोल्डफॉल, ZN स्क्रीन। अल्फा पार्टिकल बोलो तो He2+, ठीक है। गोल्ड फॉइल क्यों यूज की, बहुत ही ज्यादा पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और स्क्रीन यूज की है। गोल्ड फॉइल क्या करते हैं हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, अल्फा पार्टिकल जो ढेर ढेर ढाई मशीन गन जैसे गोल्ड फॉइल के ऊपर जो है अपने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कर रहा है, फेंक रहा है। उसमें क्या क्या 3 ऑब्जर्वेशन मिला कि ज्यादातर तो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे चले गए, कुछ जो है हल्के से डिफ्लेक्ट हुए और कुछ बहुत ही कम ऐसे थे जो कि पूरे के पूरे रिवर्स हुए। इनसे हमको 3 कंक्लूजन मिले। क्योंकि बहुत सारे अनडिफ्लेक्टेड थे, इसका मतलब ये कि एटम के अंदर मैक्सिमम जगह खाली है। दूसरा ये कि क्योंकि बहुत ही कम डिफ्लेक्ट होता है, इसका मतलब कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत कम जगह पे स्टोर्ड है। और कुछ ही ऐसे थे जो कि 180 डिग्री से वापस आए, तो हमको ये भी पता चल गया कि वो जो कम पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पे स्टोर्ड है और पूरा का पूरा मास कहां पे स्टोर्ड है, वो दोनों एक ही जगह पे स्टोर्ड है, ठीक है। जो मैक्सिमम जो ऑल द मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट ओनली अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द एटम, ठीक है। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, इसमें क्या क्या कमियां रह गई थी जो बोहर साहब को बोहर मॉडल ऑफ एटम निकालना पड़ा। इसके बाद हम बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल देखने को मिलेगा। बट अभी हाँ, अभी 5 से 6 की स्पेशल क्लास तो पक्का है, आ जाना बिल्कुल, ठीक है। मस्त मजे करेंगे, उसमें भी लाइव रहेगी, बातचीत करते रहेंगे। ड्रॉबैक्स क्या क्या थे, पहली बात ये सुनो, अरे ये थोड़ा सा टॉपिक टाइम लेगा, 5-6 मिनट और लेगा, बट आई एम रियली सॉरी, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि 5-6 मिनट लेगा, बट ये समझ लोगे तो आपको ये चीज़ 11th में फिर से देखने को मिलेगी, 10th में फिर से देखने को मिलेगी, बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। पहले तो पढ़ो इसको, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। एनी पार्टिकल, साथ में पढ़ो मेरे, एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, ठीक है। ये जो है ना, ये जो सिस्टम है, ये जो पूरा का पूरा ज्ञान है, ये किसने दिया था, मिस्टर प्लैंक ने, ठीक है। मिस्टर प्लैंक थे, उन्होंने दिया। इसको हम प्लैंक थ्योरी भी बोलते हैं, प्लैंक थ्योरी भी बोलते हैं। प्लैंक थ्योरी क्या बोलती है कि एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज्ड पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है, और ये क्या करेगा, ये एनर्जी रेडिएट करेगा। इनके हिसाब से सर्कुलर ऑर्बिट में जब वो घूमेगा, जैसे इन्होंने बताया कि ऑर्बिट में, मान लो कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है, समझो इस बात को, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो
ये इलेक्ट्रॉन्स जब घूम रहे हैं ऑर्बिट के अंदर तो ये एक्सेलरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। बिना एक्सेलरेशन के तो घूम नहीं सकते, बिना एक्सेलरेशन के घूमेंगे तो एक ना एक जगह पे कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी, रुक जाएंगे। तो एक्सेलरेशन के साथ में घूम रहे हैं, बट एक्सेलरेशन के साथ घूम रहे हैं इसका मतलब ये कि ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है। ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, ठीक है। ये रेडिएट कर रहा है, वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ठीक है। तो एनर्जी रेडिएट कर रहा है मतलब कि एनर्जी लूज कर रहा है, इसकी एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। तो जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी, मतलब इसकी एनर्जी कम होती आएगी, और जैसे जैसे धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होती है, धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होती है, इसके अंदर वो जो शक्ति थी, जैसे हमारे अंदर की एनर्जी है ना, जैसे ही कम होते तो हम कैसे होते हैं, सो जाते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन के अंदर की अगर एनर्जी कम होती जाएगी तो वो न्यूक्लियस में आके डिसॉल्व हो जाएगा, तो पूरा एटम ही खत्म हो जाएगा। मतलब सोचो कि इसकी एनर्जी अगर पूरी खत्म हो गई तो धीरे 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 न्यूक्लियस की तरफ बढ़ना चालू कर देगा, और ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को पूरी तरह से मतलब एक डिसॉल्व कर लेंगे, तो पूरा एटम खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा होता तो एटम तो बहुत अनस्टेबल हो जाता, कितना अनस्टेबल होता, और मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझो खूबसूरती, क्या ड्रॉबैक था, इतना बड़ा ड्रॉबैक था। हालांकि हमको लगता है कि क्या एक लाइन तो है, एक ही थ्योरी बोली है, बट अगर इस चीज को हम ध्यान नहीं देते तो सोचो कि मैं कैसे होता अगर मेरे शरीर के सारे एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स थे अपनी एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में ही कंबाइन हो जाते हैं या पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, तो भाई मैं ही नहीं होता, मैं तो धीरे धीरे पूरा खत्म ही हो जाता, ठीक है। ऐसा आप भी नहीं होते, कोई भी नहीं होता संसार के अंदर। ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक था। नेक्स्ट हमारे पास में बोर्स मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल है, बट चूंकि हमारे पास में जो टाइम है वो 1 मिनट 8 सेकंड से ऊपर हो चुका है, तो इसलिए हम इसको फटाफट नेक्स्ट करेंगे, और हम आएंगे कल फिर से 4 से 5 बजे, जहां पर ये चैप्टर हम कर देंगे कंप्लीट विद रिवीजन। रिवीजन भी एक तरह से हल्का सा कर लेंगे, बट जो तगड़ा रिवीजन है ना, जो तगड़ा रिवीजन है बहुत ही खतरनाक, वो कहां होगा, मेरी स्पेशल फ्री क्लास पे। फ्री क्लास पे स्पेशल फ्री क्लास कैसे आओगे वहां पे, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई मेरी क्लास की भी। लेक्चर रिकैप, फर्स्ट हमने क्या क्या एटम की थोड़ी सी चर्चा कर ली, सेकंड हमने क्या क्या, हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख लिया, मास नंबर वगैरह सब क्या होता है, कौन कौन से नंबर है, थर्ड हमने देख लिया भाई थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, और फोर्थ हमने देख लिया रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। So thank you so much for watching this video and joining in, guys. I really hope to see you tomorrow and in my next 5 to 6 PM वाली क्लास, स्पेशल क्लास। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेना है मात्र मोमोज की प्लेट से भी सस्ते प्राइस पे 25 रुपए प्रति दिन पे, तो ये ले सकते हो, कोड है PC001, बहुत मजा आएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, मस्त अपडेट्स मिलते रहेंगे। अनअकैडमी की ये वेबसाइट है, जाके देख लो। कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो 10% का डिस्काउंट, बिल्कुल फ्लैट। Join special class करना, ठीक है। तो thank you so much for watching this video, thank you so much for joining, and I will see you guys in the special class and in the night at 10 to 11 PM आज जाना, इसी चैप्टर के थोड़ी सी क्विज ले लेंगे, इंटरेक्शन कर लेंगे, मस्त। So that's it for this video, thank you so much for joining in, I really hope, and स्माइल थेरेपी कर लेते हैं। स्माइल थेरेपी मैं हर बार करवाता हूँ। स्माइल थेरेपी क्या होती है, जो भी आपका मूड है दिन भर में, आपने जो भी क्या, दिन अच्छा गया, दिन बुरा गया, दिन ऐसा गया, दिन वैसा गया, जैसा भी दिन गया हो, अभी जब मैं स्टार्ट बोलूं 5 seconds from now, you need to smile like anything. You need to open your mouth wide apart. इतना मुंह खोलो, फाड़ लो मुंह को, अकेले बैठ के 2 मिनट जाओ, मुंह फाड़ो अपना 5 सेकंड तक, बस पागल जैसे स्माइल करो, और कुछ भी मत करो, भले आप रो रहे हो ना अभी तो भी स्माइल करो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट, चलते हैं आपके प्रणय भैया, फिर आएंगे किसी दिन। अभी आप अपनी एनर्जी बूस्ट करो, हम भी चलते हैं, हम आपकी स्पेशल क्लास करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, शुभ दिन, जो भी आप कर रहे हो, बस रॉक करके करना, मजे से करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।